हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड फाइनली वी आर रिज्यूमिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियोस ऑन दिस चैनल। सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं डिलीवरी को। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा, रिसेंटली लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। कंपनी बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही मैं कहूँगा डोमिनेंट प्लेयर है अपने फील्ड में। ब्लिट स्केल कर रहे हैं ऑपरेशन को, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस कंपनी के बारे में ढंग से जानेंगे, इंडस्ट्री को थोड़ा समझेंगे, कंपनी को समझेंगे, लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चलेंगे एंड ट्रेडिंग व्यू पे चल के चार्ट भी देखेंगे। चार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है बट चार्ट भी देखेंगे। मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या किन चीज़ों को ट्रैक कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी इसी में डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाली है। होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा कंपनी क्या कर रही है एंड मेरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थीसिस का क्या लॉजिक है, या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो क्यों कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में। जो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री है ना, तो इंडियन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री या जो सेक्टर है पूरा, उसकी ग्रोथ एस्टिमेट करी जा रही है फिस्कल 26 तक की $365 बिलियन की हो जाएगी। करंटली अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो जीडीपी है उसका 14%, उस जीडीपी का 14% स्पेंड होता है लॉजिस्टिक्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम देख भी रहे हैं कि कितनी हाईवेज की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेंट चीज़ है। जब भी हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, आपके ट्रक्स भर भर के सामान लेकर जा रहे होते हैं। इनफैक्ट हाईवेज पे आपको ट्रक्स ही दिख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। जितनी सड़कें बनेंगी, ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, उतना ही कहीं ना कहीं हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स के शेयरों में भी काम बढ़ेगा, इनमें भी तेज़ी बनेगी। तो जो लॉजिस्टिक्स की मार्केट है वो प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के ऊपर है, और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन 70% रोल प्ले करता है। अगेन रोडवेज प्राइमरीली हो जाते हैं बट इसमें आप रेलवेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एयर फ्राइट का ट्रैफिक भी है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं बट रोडवेज स्टिल रिमेन वन ऑफ द मेन सोर्स जिससे आप सप्लाई करते हैं। तो जो भी आप पार्सल करते हैं, कोरियर्स करते हैं, सब रोडवेज से ही जाता है। अब इस मार्केट के अंदर सबसे पता है हैरानी वाली बात क्या है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं ना, कि जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे आपका डिलीवरी हो गया, गति हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, दे हैव ओनली 3.5% मार्केट शेयर। सिर्फ 3.5% मार्केट शेयर है, 35% नहीं, 3.5%। एंड एक्सपेक्टेशन है अगेन कि ये बढ़ के 14-15% तक जा सकता है अगले कुछ सालों में। और ये क्यों जा सकता है? क्योंकि जो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बड़ी कंपनीज हैं वो एग्रेसिवली ग्रो कर रही हैं, और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो कंसोलिडेशन कैसे हो रहा है वो इस कंपनी से बहुत अच्छे से हमें समझ आएगा, और एग्रेसिवनेस भी इसी कंपनी से बहुत अच्छे से समझ आएगी। इनफैक्ट डिलीवरी इज आउटलायर इन इट्स इंडस्ट्री। बाकी लोग जीडीपी की ग्रोथ के अराउंड ग्रो कर रहे होते हैं, लॉजिस्टिक्स में ये अलग ही चल रहा है। इसकी अगर आप पिछले कुछ साल से ग्रोथ देखोगे तो 60% की ग्रोथ आ रही है। तो बहुत ही हैरानी की बात है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ब्लिट स्केल कर रहे हैं लिटरली ऑपरेशंस। वो सारी चीज़ें खैर हम डिस्कस करेंगे। अब मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी आपकी ये इंडस्ट्री है, तो हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि जो टॉप 10 प्लेयर्स हो जाते हैं वो सिर्फ 1.5% मार्केट ओन करते हैं, राइट। बट यूएस जैसी कंट्रीज में वो चीज़ 15% है। तो मैं डिलीवरी की कई सारे वीडियोस देख रहा था, सुन रहा था इनकी मैनेजमेंट को, एंड दे वर वेरी बुलिश। इनको है कि देखो टॉप 2, 3, 4 प्लेयर्स बचते हैं लॉजिस्टिक्स में जो बड़ा काम करते हैं, हम उसमें से एक हैं, और हम कंसोलिडेट कर देंगे इंडस्ट्री को साथ में। तो आपकी मे बी एक ब्लू डार्ट जैसी कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है वो बचेगी, एक आपकी डिलीवरी हो गई, एंड देन वी विल सी कि कौन कौन सी बचती हैं। इंडिया में अभी भी फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कंपनी सिर्फ कुछ वर्टिकल्स में काम कर रही हैं, कुछ कंपनी सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में काम कर रही है, तो कुछ ही पिन कोड्स को केटर कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है इंडिया में अभी, बट धीरे धीरे आप देखोगे हर इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन आती है, इसके अंदर भी आएगी। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी है, जब तक मार्जिन्स हैं, जब तक बिजनेस है वहाँ पे करने को, तब तक आप देखोगे कि कंसोलिडेशन इज द नेम ऑफ द गेम, और वो होता रहेगा। अब एक चीज़ जिसके ऊपर ये बार बार ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं, आप कभी भी देखोगे इनकी कॉन कॉल्स भी सुनोगे या फिर आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखोगे, वो है कि
ट्रेडिशनल जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं दे वर्क ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल, यानी कि एक सेंट्रल कोई जगह होगी जिससे कनेक्ट करके बाकी जगहों तक सामान वामान जा रहा होता है, डेटा जा रहा होता है, आपके ट्रक्स वगैरह जा रहे होते हैं, तो एक मेन जगह होती है। बट ये क्या कहते हैं डिलीवरी की, हम वर्क करते हैं मैश नेटवर्क पे। तो जैसे मैश होता है तो एक तरीके से जाल बिछा हुआ है एंड हम उस बेसिस पे काम करते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि हम एसेट लाइट रखते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर करते हैं और हमारा डेटा बड़ा सीमलेसली ट्रैवल हो रहा होता है यहाँ वहाँ, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन बहुत बेटर हो पाती है। इनफैक्ट अगर आप इन्हें सुनेंगे कहीं कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पिच ऐसे कर रहे हैं कि ये डेटा कंपनी है ना कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। बट मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगा आप इसको लॉजिस्टिक्स कंपनी की तरह ही ट्रीट करें। आप इसको टेक ड्रिवन डेटा कंपनी ये वो चीज़ें ना घुसा दें बीच में। मैं ये नहीं मान सकता कि ब्लू डार्ट जैसी कंपनी डेटा कलेक्ट नहीं करती होगी या आपकी DTDC हो गई, ये सब डेटा में काम नहीं कर रही है अच्छे से। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि मे बी दे हैव एन एज बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स और उस बेसिस पे ये लगातार एक्सपैंड कर ही रहे हैं। आप देखोगे तो ग्रोथ अलग ही है, बट फिर भी इसे टेक कंपनी मत मानना, लॉजिस्टिक्स कंपनी है। येस दे हैव एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, बट लॉजिस्टिक्स का बिजनेस खुद से एसेट लाइट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मनीक्राफ्ट जो कि मेरी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, मेरा बिजनेस एसेट लाइट है बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट इनको वेयर हाउसेस चाहिए, इनको ट्रक्स भी चाहिए। तो हो सकता है ट्रक सारे ना खरीदें, कुछ लीज आउट कर ले, बट देन ऑल्सो यू नीड स्पेस। और अभी आप देखेंगे समझेंगे कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फैला हुआ है और कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो बिजनेस खुद से एसेट लाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट इंडस्ट्री के अंदर एट द स्केल दैट दे आर, मे बी ये कंपनी थोड़ी एसेट लाइट आप कह सकते हो बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ मैश नेटवर्क और उस बेसिस पे ये अपने आप को एसेट लाइट रखना चाह रहे हैं शुरू से और रख भी पा रहे हैं। हैविंग सेड दिस, इनके एक्विजिशंस इतने ज़्यादा हैं, हर साल आप देखते हो एक दो एक्विजिशंस होते जा रहे हैं, तो ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और क्योंकि आप एक्वायर कर रहे हो तो वहाँ से भी एसेट्स आते हैं, सब कुछ होता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये बात ना कि हम एसेट लाइट हैं कम जमती है क्योंकि बिजनेस खुद से एसेट हैवी है। अब गाइज अगर हम इंडियन लॉजिस्टिक्स मार्केट को समझें और यहाँ पे हम थोड़ी की टर्म्स डिस्कस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि रोड से सबसे पहले सामान जाता है। तो रोड से क्या क्या है, किस किस कैटेगरी में है वो आपका सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, यानी कि जो हम नॉर्मल कोरियर्स वगैरह भेजते हैं। फिर आ जाता है PTL, पार्ट ट्रक लोड। तो मान लो ट्रक A से B पॉइंट पे जा रहा है, उसके अंदर मैं भी सामान भेज रहा हूँ, आप भी सामान भेज रहे हो, कोई और कंपनी भी सामान भेज रही है। तो बेसिकली है क्या, क्योंकि एक ही डेस्टिनेशन में जाना है तो सबने थोड़ा थोड़ा यूटिलाइजेशन कर ली ट्रक के स्पेस की, तो पार्ट ट्रक लोड हो गया। फिर आता है आपका ट्रक लोड। ट्रक लोड का मतलब यही है कि भैया आपका ही सामान जा रहा है एक तरीके से, एंड ये नॉर्मली आप देखोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरीज ये सारी जाती हैं तो पूरा ट्रक भर के ही जा रहा होता है और आपका ही सामान जा रहा होता है। उसके बाद रोड अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास रेलवेज है, उसके बाद हमारे पास एयरवेज है। क्रॉस बॉर्डर भी है बट वो डोमेस्टिक का पार्ट नहीं हो जाता। तो डोमेस्टिक के अंदर अगर हम बात करें तो रोड, रेल एंड एयरवेज। उसके बाद हम बात करें तो क्रॉस बॉर्डर में भी काम करती है इंडियन लॉजिस्टिक स्पेस, और वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन तो हो ही गया। पार्ट ट्रक लोड का एक और डिस्टिंक्शन है कि वो कैटेगरी कैसे देती है इंडस्ट्री, वो है 10 से 2000 किलो तक का जो भी सामान होता है उसको पार्ट ट्रक लोड में कंसिडर किया जाता है। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडस्ट्री का ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है, बड़ा क्रिस्प रखा है, बड़ा ही टू द पॉइंट रखा है। तो अब चलते हैं सीधा कंपनी के ऊपर। कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, हम सबको पता है, IPO इसका उस हिसाब से ठीक रहा। इसके जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑलमोस्ट $1 बिलियन है। तो रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है, बहुत डोमिनेंट प्लेयर है अपनी इंडस्ट्री में। ये कंपनी कहती है कि हमारा 25% मार्केट शेयर है ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स की जो डिलीवरीज हो रही है उसमें 25% मार्केट शेयर है। अब ऑफकोर्स अमेजॉन की खुद की डिलीवरी सर्विस है, फ्लिपकार्ट की खुद की डिलीवरी सर्विस है, तो ये इनको क्यों यूज़ करेंगे कहीं पे? इनको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब पीक सीजन आता है ना, अभी जैसे बिग बिलियन डे सेल गई या ये इंडिया की सेल लगी हुई है, ग्रेट शॉपिंग फेस्टिवल क्या कहता है अमेजॉन, इसे भगवान जाने, तो ये जो लगा हुआ है इस समय ये डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते। तो इस समय आपके डिलीवरी जैसे पार्टनर्स यूज़ होते हैं। ऑल्सो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप ये इंस्टाग्राम पे शॉपिंग बड़ी करते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको बिजनेसेस अपना ऐड दिखाते हैं और वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, दिल्ली NCR में पर्टिकुलरली, कंपनी दिल्ली की है, गुड़गांव में बहुत काम है इनका, यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर्स वगैरह बड़े बड़े हैं, ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो आप अगर काम कुछ भी मंगाते हैं अपना खरीदते हैं कुछ भी, तो आप नोटिस ये करेंगे कि डिलीवरी से बहुत बार डिलीवरी हो रही है आपके घरों पे।
एंड इतनी छोटी छोटी कंपनीज ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है, तो मुझे समझ आता है कि ई कॉमर्स में ओवरऑल मार्केट शेयर बहुत दबा के बैठे हुए हैं, और जितना भी आउटसोर्स हो रहा है उसमें से 25% इनके पास बड़े आराम से होगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। इंडिया के अंदर ये ओवर 90% पिन कोड्स में डिलीवर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को ध्यान है कि लास्ट ईयर मुझे कोरियर भेजना था दिवाली के लिए, जब हम गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं, तो वो DTDC कहता हम नहीं भेजेंगे। मेरे घर के पास सबसे DTDC है, तो मैं उधर ही जाता हूँ। तो मैंने कहा यार फिर अब कैसे भेजा जाए, कहता है कि मैं डिलीवरी वालों से बात कर लेता हूँ, ये हर जगह भेज रहे होते हैं। तो उसने डिलीवरी पे कॉल करी, वो कहते हैं कि हम भेज देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रोडवेज से जाता है हमारा, ये है वो है। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, हम एडवांस वेल इन एडवांस चल रहे थे हम, तो फिर वो भेज दिया एंड दिवाली से पहले वो रिसीव हो गया जिस जने को भेजना था। तो द थिंग इज की डिलीवरी जेन्युइनली फैला हुआ है ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत प्लेयर्स नहीं है। मैं कहूँगा डोमेस्टिक मार्केट में जब आप कोरियर्स वगैरह कर रहे हैं या ई कॉमर्स कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा इनका जो कंपेटिटर है वो ब्लू डार्ट है। तो अगर आप बैंकिंग का कुछ भी सामान मंगाते हैं ना, नॉर्मली आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे ऑलवेज यूज ब्लू डार्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस वगैरह से नहीं भेजते। तो हम जब भी कोई क्रेडिट कार्ड मंगाते हैं, डेबिट कार्ड मंगाते हैं, तो नॉर्मली मैंने देखा है, या चेकबुक भी आती है, कोटक की हो गई, ICICI की हो गई, HDFC की हो गई, ब्लू डार्ट से ही आता है सब कुछ। एक चीज मैंने और नोटिस करी है, नॉट ऑल कोरियर सर्विसेज एक्सेप्ट कैश, राइट। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट का खुद का मैकेनिज्म है अपना सब कुछ, बट ब्लू डार्ट करता है, डिलीवरी करता है, तो ये लोग उसके अंदर कहीं ना कहीं आगे हैं। तो गाइज अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा समझ लेते हैं कि कंपनी किस किस वर्टिकल में काम कर रही है। तो सर्विसेज जो इनकी हो गई, एक्सप्रेस पार्सल सर्विस, उसके अंदर सबसे बड़ा अगेन ई कॉमर्स का रोल रहता है। मैं बता चुका हूँ, बड़ा बढ़िया मार्केट शेयर है, 25% मार्केट शेयर है इन लोगों के पास। उसके बाद आता है पार्ट ट्रक लोड, जो फ्राइट है हमारा, उसके अंदर इन्होंने ना मेन फोकस इनका B2B पे रहा है, बट इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे एक एक्विजिशन किया है इन्होंने, स्पॉट ऑन करके कंपनी का नाम है। 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस अपना पार्ट ट्रक लोड का, और इंडिया में इस समय सेकंड लार्जेस्ट है। अगर हम एक्सप्रेस पार्ट ट्रक लोड की बात करते हैं ना, कि जो थोड़ा फास्ट पहुंचता है ना, तो एक एक्सप्रेस होता है और एक थोड़ा आपका आराम से पहुंचेगा, तो उसके अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट बन गए हैं। अगेन ब्लिड स्केलिंग द ऑपरेशन, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज आ जाती है ट्रक लोड। तो ट्रक लोड के अंदर इनका एक ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है ओरायन नाम से, जो कि कनेक्ट करता है शिपर्स को विद फ्लीट ओनर्स एंड सप्लायर्स, एंड ये आपस में कैपेसिटी वगैरह डिस्कस वगैरह करते हैं और फिर वो सामान भेजते रहते हैं। आपने कुछ अलग अलग कंपनीज के भी ऐड देखने शुरू किए होंगे, ट्रक्स के पीछे कभी कभी चिपका होता है कि हम इस कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ये है वो है। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा, हम जेल्पमॉक की बात कर चुके हैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा, कुछ दिनों से तो चलो स्टॉक भी अच्छा कर रहा है, बट जेल्पमॉक के अंदर भी इन्होंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसके अंदर फोर्टिगो जो है, तो ये बेसिकली कनेक्ट करती है लोगों को, तो ट्रक खाली नहीं आते, आप सामान भिजवा दो साथ में। तो होता क्या है कि आपके फिर एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिजनेस की कहीं ना कहीं। तो इनका भी खुद का प्लेटफॉर्म है ट्रक लोड के लिए, और ये वो उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हो गया वो हो गया सप्लाई चेन सर्विसेज, तो इसके अंदर आपका वेयर हाउसेज वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। फिफ्थ जो इनका वर्टिकल है वो है क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज का, तो उसमें ये अपने फ्लीट को कहते हैं स्टार फ्लीट, एंड क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट आई थिंक क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज में आप देखोगे तो ब्लू डार्ट जैसे प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं इस समय भी। ऑफ कोर्स ब्लू डार्ट आपकी फेडेक्स की सब्सिडरी है, इन्होंने भी फेडेक्स से टाई अप किया हुआ है जब ये बाहर सामान वगैरह भेजते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ब्लू डार्ट इसमें बहुत आगे है, फेडेक्स अलग ही लेवल पे काम करता है। तो 5 मेन सर्विसेज के वर्टिकल्स क्या हैं हमारे, एक्सप्रेस पार्सल, उसके बाद पार्ट ट्रक लोड जिसको PTL कहते हैं, ट्रक लोड जिसको TL कहते हैं, उसके बाद आपका आ गया फोर्थ पे, मैं पढ़ लूँ एक बार वरना मैं गलत ना बोल दूँ, सप्लाई चेन सर्विसेज जिसके अंदर वेयर हाउसिंग वगैरह हो गया, एंड फिफ्थ हो गया क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज। तो ये 5 इसके मेन वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है, एंड ये 5 वर्टिकल्स में कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह में हम और डिटेल में समझ लेंगे। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि कंपनी कहती है कि हम कंपेरेटिवली एसेट लाइट है, बट बिजनेस में आप लोगों को कह रहा हूँ एसेट हैवी है, तो वो अब हम समझ लेते हैं। नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले गेटवे एंड ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सेंटर फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर आपका क्या क्या होता है। तो गेटवेज आपके लार्ज लॉजिस्टिक्स पार्क वगैरह होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा आप देखोगे इनका एक तरीके से मेन नेटवर्क वहीं से जुड़ा होता है सारा, राइट। एंड जो आपके सॉर्टिंग सेंटर फैसिलिटीज़ है वो ये कहते हैं कि हमारा मैश नेटवर्क के हिसाब से है, तो बेसिकली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, एंड ऐसा नहीं है कि एक सेंटर पॉइंट से आपके बाकी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा स्प्रेड आउट है उस हिसाब से।
तो अगेन डेटा को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑटोमेशन का कितना यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि आप हमें कह रहे हैं कि आपका नेटवर्क अलग तरीके से। अब ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा कि जाल की तरह बिछा रखे हैं इन्होंने अपने वेयर हाउसेज और ये सब, ऐसा नहीं होता। बट डेटा किस तरीके से कनेक्ट करता है या डेटा कैसे कम्युनिकेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जानने में कि हब एंड स्पोक मॉडल पे हो आप या फिर एक मैश नेटवर्क पे हो या आप मे बी किसी और चीज़ पे वर्क कर रहे हो। सेकेंड जो इनके मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है वो है फुलफिलमेंट सेंटर, जो कि इनके पास जब इन्होंने DRHP वगैरह फाइल किया था तो 93 थे फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं। अगर आप देखोगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनके भी होते हैं, तो यहाँ पे मेन एक तरीके से सामान आ रहा होता है आपका। उसके बाद इनके पास हैं इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर जो कि 132 थे, तो ये कहीं ना कहीं फाइनली आपका थोड़ा अलग अलग जगहों पे थोड़ा डिलीवरी वगैरह कहाँ जानी है, कैसे होना है, वो सब के लिए रिक्वायरमेंट होता है। प्रोसेसिंग सेंटर्स आपको चाहिए ही होते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं सर्विस सेंटर्स एंड डिलीवरी सेंटर्स, एंड ये लास्ट माइल डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप सोचो कहाँ से हम स्टार्ट हुए, गेटवे से स्टार्ट हुए, फिर फुलफिलमेंट सेंटर्स आए, फिर इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर्स आए, फिर सर्विस सेंटर्स और डिलीवरी सेंटर्स आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एसेट हैवी बिजनेस हो जाता है। उसके बाद आपके रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, तो कोई चीज़ें रिटर्न होती हैं तो वो अलग सेंटर में जाती है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। और फिर आपके पास फ्लीट आता है, तो फ्लीट भी तो है ना, आपके पास ट्रक्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो बहुत एसेट हैवी बिजनेस है। कहना आसान है कि एसेट लाइट है कंपेयर टू अदर्स, ये वो, बट आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा चाहिए। बट इस कंपनी का एडवांटेज क्या है इस समय कि ब्लिट्ज स्केल कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो मार्केट खा रहे हैं। एक लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी की कोई टाइमलाइन नहीं है। तो आई वॉज लिसनिंग टू मल्टीपल इंटरव्यूज़, कह रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे शायद 6 से 8 क्वार्टर्स में, तो अब 2 से 2.5 साल मान के चलो, बजाय 1.5 से 2 साल। और नेट प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं है कहीं पे, तो प्रॉफिटेबिलिटी की कोई बात नहीं है उस हिसाब से कि डिस्कशन हुआ हो या फिर ये कंपनी खुद से कह रही हो। मेरे को सबसे खराब चीज़ क्या लगी, क्वार्टर के नंबर्स अभी हम देखेंगे लेटेस्ट, तो एडजस्टेड ईबिटा पे पॉजिटिव हो गए थे, फिर वापस माइनस में चले गए। एडजस्टेड ईबिटा थोड़ा सब कंपनीज अपने हिसाब से ले लेती हैं, कुछ ईसॉप से एडजस्ट कर रही होती है, कोई किसी से कोई किसी से, तो थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। नाउ ईबिटा क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, बट उसको भी आप एडजस्ट कर देते हो, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत लगती है। एंड ये चीज़ मुझे कब समझ आई थी, जब मैं बड़े सारे SaaS बिजनेसेस पढ़ रहा था ना, तो मार्केट बड़े अच्छे से करते हैं, ईबिटा पे प्लस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ये मत देखो, वो मत देखो, इस पे ध्यान दो। मार्केट हर चीज़ पे ध्यान देती है। जब आप स्टॉक मार्केट में आए हो ना, तो हर चीज़ पे ध्यान रहता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल मत भूलना कि ये कंपनीज जब लिस्ट हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी हो चुकी हैं, राइट। एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बहुत लोग एग्जिट चाह रहे होते हैं, इसलिए कंपनीज लिस्ट हो रही है। वरना मैं सही बता रहा हूँ, जोहो को आप देखो, जोहो कहता है कि वी लाइक आवर प्राइवेसी, वी वांट टू स्टे प्राइवेट। पब्लिक जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक आप जाते हो, डिस्क्लोजर्स हैं, ये है, वो है। यस, यू कैन रेज डेट, अगर आप पब्लिक हो ना, तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स और इधर उधर से जनरल पब्लिक से डेट रेज कर सकते हो, वो एक बड़ा एडवांटेज होता है, एक मार्केट रेपुटेशन की बात हो जाती है, ये चीज़ें हैं। बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनमें से बहुत कंपनीज कभी पब्लिक जाना नहीं चाहेंगी अगर इनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्हें फोर्स ना कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई गलत बात है, किसी ने पैसा लगाया उसको लगेगा एग्जिट मिले, और बहुत बार कंपनीज ऐसी बढ़िया बढ़िया आ रही होती है कि हमें भी लगता है कि हाँ यार तुम लिस्ट कराओ तो हम उठाएं, बट वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं देखनी जरूरी हो जाती है। अब डिलीवरी जैसी कंपनी को प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे तो जज कर नहीं सकते, क्योंकि अर्निंग्स तो है ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है ना। अभी आपका एडजस्टेड ईबिटा पॉजिटिव हुआ था, वहाँ वापस माइनस हो गया, ईबिटा पे तो वैसे ही माइनस है। तो जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और लॉजिस्टिक जैसी स्पेस है, तो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे आपको थोड़ा बुक वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं एसेट लाइट है, ये है, वो है, बट बुक वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज आप लॉजिस्टिक्स या आप किसके साथ काम करते हो जो लोएस्ट कॉस्ट है, लोएस्ट कॉस्ट जब भी चीज़ हो जाती है ना, आपकी सर्विस सबकी देखो सेम है लगभग। मैं कहूँगा ब्लू डार्ट का थोड़ा एज है बाकियों के ऊपर, इनका थोड़ा एज है बाकियों के ऊपर, बट बात ये हो जाती है कि ऑलमोस्ट काफ़ी लोग हैं जो सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब लोएस्ट कॉस्ट के पीछे भागते हो कि जो सबसे सस्ता पड़ेगा, जो मेरी सर्विस फुलफिल कर रहा है उसको दूंगा। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा थोड़ा फोकस यहाँ पे बुक वैल्यू पे भी रहना चाहिए। बट ये अगेन वैल्यूएशन का मेट्रिक आप यूज़ करें या बाकी कंपनी से इसको कंपेयर करें, सेक्टर एनालिसिस वगैरह करें, तो वो चीज़ अगर आप करते हैं तो फिर आप मे बी एक थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे अपनी इस बिजनेस की एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। अब हम चलते हैं सीधा अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, वीडियो को भी वहीं पे एंड करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, Q1 FY23 सबसे पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू कितना आया है, यहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियर बता रखा है। एंड अगेन ये क्वार्टरली है, अगर आप एनुअल देखेंगे तो 7,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू कर रही है कंपनी, तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन पे है इनका रेवेन्यू। ग्रोथ इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल ही रही है, लगातार चल रही है। पास्ट ईयर्स में तो बहुत ही तगड़ी चली है, 60% के अराउंड। बट अगर अभी भी आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 30% की ग्रोथ रेट है। अब दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, जब ये एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन दिखाते हैं ना अपना माइनस, ये दिक्कत होने लगती है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, 18,000 प्लस पिन कोड्स को सर्व करते हैं। आई थिंक इंडिया के अंदर 20,000, जस्ट शाई ऑफ 20,000 पिन कोड्स हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इनका नेटवर्क फैला हुआ है और कितने ज़्यादा जगहों पे डिलीवरी करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 54% रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स यूजिंग 2 और मोर सर्विसेज। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि डिपेंडेंट नहीं है कुछ लोगों पे। इन्होंने इनफैक्ट ये बड़ा क्लियर बोला है कि 14% से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू ऐसा कभी भी नहीं है कि एक ही जने से आ रहा हो। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अब पिन कोड्स की रीच वगैरह इन्होंने बता रखा है कि किस हिसाब से बढ़ती जा रही है। कंट्री सर्व्ड भी ये बता रहे हैं कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली पहले कम ही था, एंड अभी इन्होंने रिसेंटली ऐसे टाइप वगैरह किया है और अपना अब्रॉड एक्सपैंड करना शुरू किया है। तो होता क्या है कि कभी कभी आप एक दो जगह शिप कर रहे हो कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी, तो वो भी इंक्लूड कर देते हैं ये कि हम शिप करते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे आर सर्विंग दोज कंट्रीज। बट अगेन टाइप्स वगैरह हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह खुद से पहुँचा रहे हैं। नंबर ऑफ़ एक्टिव कस्टमर्स ये बता रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने कुछ सामान इनके थ्रू भेजा ये वो तो वो भी काउंट हो जाता है। तो अगर आप भी भेज रहे हो तो वो काउंट 100% करेंगे, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी इन्होंने गेटवे अपने बता ही रखे हैं कि कितने हो गए हमारे पास, क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो आराम से पॉज करके। मेरा इसमें ना इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी, मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव्स बहुत हैं, राइट। मैं देखना चाहूँ ग्रोथ है, मैं देखना चाहूँ एक्विजिशंस हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, बहुत जल्दी जल्दी कंपनीज इधर उधर एक्वायर करते हैं, अपना ग्रो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, तो वो मैं देखना चाहूँगा। तो ये की माइलस्टोन्स वगैरह मैं स्किप कर रहा हूँ इसके अंदर। स्पॉट ऑन मैंने आपको जैसे बताया कि इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी, एंड उसके बाद ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जो सेगमेंट में इन्होंने एक्वायर किया ऐसे। तो उसका इंटीग्रेशन वगैरह बताया, उसमें टाइम लग ही गया, लगभग साल लग ही जाता है, तो वो लग गया। Q1 FY23 की अगर आप परफॉर्मेंस देंगे, इसको इग्नोर करो, सीजनल बिजनेस होता है लॉजिस्टिक्स का, इसको इग्नोर करना, इन्हीं को देखना। तो एक्सप्रेस पार्सल, पार्ट ट्रकलोड, PTL इज पार्ट ट्रकलोड। उसके बाद आपका सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, SCS, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्रॉस बॉर्डर तो हम डिस्कस कर चुके हैं पांचों चीज़ों को कि क्या क्या है। और आप देखोगे ट्रकलोड इनका क्योंकि नेटवर्क के ऊपर है, और IAN इनका ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, वो छोटा पार्ट है, राइट। आपको दिख रहा है कितना इनसिग्निफिकेंट सा है। क्रॉस बॉर्डर भी इनका बहुत छोटा पार्ट है, ये हमको पता ही है। इनका मेन एक्सप्रेस पार्सल से आ रहा है इनका, फिर आप देखोगे PTL से आ रहा है अच्छा खासा बिजनेस, और इनका फिर बाकी का जो है आपका कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग वगैरह जो हो गया ना, सप्लाई चेन सर्विसेज, उससे आ रहा है बिजनेस। तो ये 3 मेन सेगमेंट्स हैं। ये सेगमेंट आपको बता ही दिया, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है इनका, और IAN करके इसलिए छोटा है, तो उसके अंदर ये खुद से कुछ खास नहीं कर रहे, इधर उधर मिलवाते हैं लोगों को, तो उसमें कमीशन वगैरह मिलते होंगे इन्हें। एंड उसके बाद आपका क्रॉस बॉर्डर हो गया, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है PTL के अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा, राइट। तो पार्ट ट्रकलोड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिक्लाइन दिखेगा। तो हम आगे चलते हैं, तो आप देखोगे बाकी के जो इनके वर्टिकल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे तो ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे भी इनका क्रॉस बॉर्डर रेवेन्यू सर्विसेज वगैरह इन्होंने दे रखा है, तो सब कुछ ठीक है। पार्ट ट्रकलोड के अंदर लेकिन हमें डिक्लाइन दिख रहा है। अब जो भी रेवेन्यू आ रहा है तो उसमें सर्विस ईबिटा बता रहे हैं, अपना सर्विस ईबिटा का मार्जिन बता रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब मेरे को क्या लगता है कि जब आप 3 चीज़ें 4 चीज़ें ईबिटा के अंदर ही बताने लग जाते हो, सर्विस ईबिटा कर दिया, वो डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट मेरे को ये चीज़ें ना कम पसंद आती हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट मेरे को आपको अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस या मेरे को क्या लग रहा है वो बताना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक एनालिसिस वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो कंपनी का डेटा देंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं बताऊंगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मेरे को ये चीज़ें कम जमती हैं। जैसे एडजस्टेड ईबिटा ना दुनिया में आपको सारी SaaS कंपनीज बताएंगी कि हम ESOP के लिए एडजस्ट करते हैं, कुछ और 2-3 चीज़ों के लिए एडजस्ट कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो वो आपको पता कैसे चलेगा ना कि कितना एडजस्टमेंट हो रहा है, क्या है, किस हिसाब से है। तो एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन इन्होंने निकाला हुआ है, एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन आपका 1% प्लस है, बट मुझे लग रहा है वो अकाउंटिंग में ही निकल के आया हुआ है। मतलब वो ज़बरदस्ती की सी बात है। अगर मेरे को चाहिए, मेरे को तो ईबिटा चाहिए ना, मेरे को फ्री कैश फ्लो चाहिए, मेरा फोकस वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। वो नहीं आएगा इस कंपनी में जल्दी से, वो मैं मानता हूँ। ये ग्रो ही करना चाह रहे हैं, एंड एवरी कंपनी हैज़ अ राइट टू थिंक कि हाँ हम ऐसे बिजनेस करें वैसे करें।
बट आई डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन एवरी कंपनी, वो वाली बात हो जाती है। एंड अगेन ये कंपनीज आती हैं जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, उसके बाद निकल के आती है। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड बाय वन टाइम इवेंट्स, तो कैपेसिटी वगैरह जो बता रहे हैं अपना और ये सब, तो यार ये सब तो वन टाइम इवेंट नहीं है, ये आपका चलेगा, हर कुछ सालों में आपको करना पड़ेगा। ऑटो की साइकिल होती है, तो क्या ये लोगों को ट्रक्स नहीं रिप्लेस करने पड़ेंगे, ये लोगों को लेट से वेज हाइक्स नहीं करनी पड़ेंगी, तो कहने की बात है। तो ये थोड़ा मुझे ना बस कम जमता है। तो एडजस्टेड ईबिटा भी अगर आप देखेंगे Q1 FY23 का, तो एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन माइनस में ही गए हैं, प्लस में नहीं आ रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो खैर उम्मीद ही नहीं है मुझे कि कब तक आएगा इनका, कैश वैश ये पॉजिटिव कब तक होंगे। हाँ ये अच्छा है कि इन्होंने बता रखा है कि ग्रोथ इनिशिएटिव्स वगैरह क्या है इनके, तो ये अगर आप एक बार देखना चाहें आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको, क्रॉस बॉर्डर में इन्होंने बाहर की कंपनीज का टाइप किया FedEx वगैरह के साथ, तो करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, बट मेरे को जो प्रॉफिटेबिलिटी की कोई एक वो होती है ना, गाइडेंस नहीं है कि हम कब तक हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत बड़ी कमी लग रही है। क्योंकि आप शेयर मार्केट में हो, आप प्राइवेट इक्विटी में नहीं हो, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। पेटीएम ने नहीं कह दिया था आगे कि हमें नहीं पता हम कब तक प्रॉफिटेबल होंगे, मार्केट ने मारा शेयर को नीचे पकड़ के कि आजा भैया तू। ऐसे नहीं चलता है शेयर मार्केट, प्राइवेट इक्विटी मार्केट नहीं है। प्राइवेट इक्विटी में आप कहानियाँ दे दो, यहाँ वहाँ सुना दो, सब कुछ सब चल जाता है। नीचे तो अपेंडिक्स है तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो अब हम एक बार चार्ट समझ लेते हैं। तो चार्ट पे आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं आपको ये कहूँगा कि ये एक इसका रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। ये एक बार खुले ऊपर को तो आप एक बार इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 600 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। 700 एक बार कट जाए फिर तो खैर अलग ही बात है। तो चार्ट में ज़्यादा कुछ इस समय नहीं है, बट एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यहीं कहीं पे आ रही है इसकी। मैं एक बार मार्क ही कर देता हूँ आप कहो तो अब ये देखोगे ये आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस। एंड कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जतिन थोड़ा नीचे है, वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस का जोन मान लो, राइट। ये लेवल एक बार ब्रेकआउट दे जाए, कंफर्मेशन दे जाए, अपना आराम से लो 700 तक का टारगेट आपका आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका टारगेट जो है ये बैठेगा, तो ये आपको टारगेट मिल जाएगा। तो 100 रुपये मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस आपका छोटा ही रहना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो अगर आप टेक्निकल्स पे प्ले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फंडामेंटली मेरे को ना कंपनी में जो सबसे बड़ी कमी लगी, मेरे को बिजनेस बहुत पसंद है डिलीवरी का, मैं आपको पहले बता दूं। बिजनेस में मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता इस कंपनी के। मेरे को जो पर्सनली चीज़ पसंद नहीं आ रही वो है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई पिक्चर नहीं दिख रही मुझे क्लियर। मेरे को दिख रहा है आप ग्रो करना चाह रहे हो, आप मार्केट लेना चाह रहे हो, ये है वो है, बट आप फिर भी देखो ना इंडिया के अंदर आप इंडस्ट्री कह रही है कि 3.5% ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड है, और टॉप 10 प्लेयर 1.5% लेके बैठे हैं खाली। तो आप सोचो कि कितना कम मार्केट शेयर है इन लोगों के पास, और कितना इनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, बट कितना इनको स्पेंड करना पड़ेगा, कितना इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा उसके अंदर। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो यही है ना कि आप अच्छी खासी वैल्यूएशन पे लिस्ट हो चुके हो, आप एक बड़ा बिजनेस करके लाए हो यहाँ पे, तो मे बी मार्केट काफ़ी चीज़ें प्राइस्ड इन करके चल रही है, बट एट द सेम टाइम आप बाकी शेयर्स को देखो अगर लॉजिस्टिक्स के, जिसको हम मे बी ट्यूसडे या वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, मैं इस वीडियो को सिर्फ डिलीवरी पे रखना चाह रहा हूँ क्योंकि तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें चाल बनती हुई दिख रही है, इसलिए भी मेरी नज़र इस स्टॉक पे है, क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो लेने में कोई बुराई नहीं है। तो गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है इसके अंदर। हमें समझ आ गया कि कंपनी में पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं है अगर मैं बिजनेस को देख रहा हूँ, बट मेरे को ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस नहीं होती ना क्लियर इनकी, वो नहीं जमती। तो आई विल कीप दिस ऑन माई रेडार डेफिनेटली। बाकी की हम लॉजिस्टिक्स कंपनी की बात करेंगे आगे आने वाली किसी वीडियो में, क्योंकि वो शेयर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो उसको नज़र में मैं रखूँगा, बट मैं इसके अंदर इन्वेस्ट पर्सनली इस समय नहीं कर रहा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर ट्रेड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आपको पता है कि कंपनी फंडामेंटली वैसे साउंड है, मे बी आपके पैरामीटर्स में फिट नहीं हो रही बट फंडामेंटली साउंड है, तो ट्रेड करना भी आसान हो जाता है उनमें, आप बड़ी पोजीशंस उठा पाते हो। आज होता क्या है कि हमें किसी PSU में ट्रेड करना होता है तो हिम्मत ही नहीं होती कि बड़ी पोजीशन उठाएं, बिकॉज वी नो कि अच्छा क्या दिक्कत है, कोई भी अनाउंसमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अगर हमें पता है कि कंपनी फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग है तो उसमें ट्रेडिंग भी ईजी हो जाती है। तो उसके लिए मैं इसको नज़र पे रखूँगा, बट मेरे लिए ये इन्वेस्टेबल नहीं है बिजनेस इन वैल्यूएशंस पे इस समय इस तरीके से। एंड मेरे को बहुत लॉजिस्टिक्स में बाकी के चार्ट्स लग रहे हैं जो अच्छे अच्छे चल रहे हैं, तो इस पर भी नज़र है, पूरी नज़र है। एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री, बट ज़रूरी नहीं है कि शेयर चले, तो वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होता है। जैसे
HDFC बैंक वगैरह आपके अभी भी सबसे लार्जेस्ट हैं और कंसोलिडेट करेगा HDFC बैंक अपने आप को मर्ज करेंगे, बहुत बड़ी एंटिटी बन जाएगी, बट शेयर प्राइस देखो 3 साल से कहीं नहीं गया। तो टेक्निकल्स पे नज़र ज़रूर रखें इसके अंदर। आई थिंक इट कैन बी अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी राइट अवे। इन्वेस्टमेंट के लिए हम देखेंगे, थोड़ी और चीज़ें मैं समझना चाहूँगा, थोड़ी और क्लैरिटी में उसके लिए वेट करूँगा क्लैरिटी के लिए, जो मे बी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में आएगी, एंड तब मे बी काम करेंगे। आई गॉन थ्रू द DRHP, आई गॉन थ्रू बोथ द कॉन कॉल्स एंड आई गॉन थ्रू द नंबर्स एज वेल। तो अपनी तरफ से फुल रिसर्च करिए, प्लस जो प्री IPO इनकी जो सारी चर्चा थी वो सारी देखी है, बिजनेस बाकी हमने लॉजिस्टिक्स के भी पढ़े हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है चीज़ों को। तो मेरे को बिजनेस में कोई कमी नहीं लगी है बिल्कुल भी, बट फॉर मी इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। तो दैट वुड बी इट गाइस फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपको डिलीवरी का बिजनेस समझ आया होगा सारा। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस वगैरह मैं इसमें बताता ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेंबरशिप हैज़ बीन रीब्रांडेड टू चार्ट एनालिसिस, जो कि हर संडे आया करेगी, एंड उसके लिए आपको जुड़ना चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली आपको जुड़ना चाहिए, ज्वाइन बटन दबाना चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, जय हिंद।